हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेल्डिंग मशीन कैसे काम करती है, क्यों 200 एम्पियर का करंट होते हुए भी वेल्डर को बिजली का झटका नहीं लगता, जबकि इंसान का चैप्टर निपटाने के लिए तो 1 से 4 एम्पियर करंट ही काफी है। कितने तरह के वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, कैसे किए जाते हैं, पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे होती है, इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो आखिर क्या है वेल्डिंग? ये है फैब्रिकेशन का प्रोसेस, बोले तो निर्माण का ऐसा तरीका जिसमें धातुओं को आपस में परमानेंटली जोड़ा जाता है। क्या सारे मेटल्स को वेल्ड कर सकते हैं? कुछ हद तक सारे मेटल्स को वेल्ड किया जा सकता है, लेकिन दो अलग अलग मेटल्स को वेल्ड करना थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे एल्यूमिनियम स्टील, एल्यूमिनियम कॉपर और टाइटेनियम स्टील को एक साथ वेल्ड करना आसान नहीं है और अभी तक इसमें ढंग से कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो कितने तरीके से वेल्ड किया जाता है? वेल्डिंग को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, और अब इन दोनों को सब ग्रुप में बांटा गया है। जानेंगे इन सब के बारे में पूरी डिटेल में, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एक वेल्डिंग मशीन कैसे काम करती है। आज बात करते हैं आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में। ये वो वेल्डिंग मशीन है जो आप अपने आसपास सबसे ज्यादा देखते हो। तो एक वेल्डिंग मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? उसका ट्रांसफार्मर। क्या ये बाकी ट्रांसफार्मर से खास है? हाँ जी बिल्कुल है। ऐसा क्या अलग है इसमें? ये हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में बदल देता है। पर कैसे? इसमें इस्तेमाल करते हैं हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। क्या खास है उसमें? वेल्डिंग के लिए एक अलग तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की और नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे जाते हैं। तो इस तरह के जुगाड़ से करंट और वोल्टेज में क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने पर 15 से 45 वोल्ट का आउटपुट और 200 से 600 एम्पियर का करंट मिल सकता है। और अगर आपको वाइंडिंग में किए गए बदलाव से करंट और वोल्टेज में कैसे फर्क पड़ता है, ये सब जानना है तो आप मेरी ट्रांसफार्मर वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। अच्छा तो ये बताओ कि इस ट्रांसफार्मर से निकलने वाली आउटपुट को कहां पर कनेक्ट करते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग से निकलने वाला एक तार धातु पर और दूसरा तार इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है। अब आप पूछोगे मेरे से एक सवाल कि भैया ट्रांसफार्मर तो डीसी पर चलते ही नहीं, तो मार्केट में डीसी करंट वाली वेल्डिंग मशीन कहां से आ गई? ये क्या लोचा है? बात बिल्कुल सही है, कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता। और रही बात वेल्डिंग मशीन के डीसी करंट पे काम करने की, तो इस चीज के लिए लेते हैं हम एक जुगाड़ का सहारा, जिसे कहते हैं रेक्टिफायर। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में तो एसी करंट ही जाएगा और सेकेंडरी से बाहर एसी करंट ही आएगा, लेकिन इस एसी करंट को हम एक रेक्टिफायर से भेजकर उसे डीसी करंट में बदल देंगे। पर एक बात तो बताओ भैया, जब एसी करंट पर वेल्डिंग मशीन काम कर सकती थी, तो हमने उसे डीसी करंट पर चलाने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों करी? क्योंकि डीसी करंट की मदद से बनाए गए वेल्ड की क्वालिटी एसी करंट से बेहतर है। और वो कैसे? क्योंकि डीसी करंट की पोलैरिटी एसी करंट की तरह बार बार नहीं बदलती, जिससे वेल्ड छिटकता नहीं है और हमें मिलता है एक बढ़िया क्वालिटी का वेल्ड। अब आप पूछोगे मेरे से एक और सवाल, ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकलने वाले किसी भी तार को धातु या इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा सकता है? मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और मेटल प्लेट को हमेशा पॉजिटिव से ही जोड़ा जाए। क्या हम अदला बदली कर सकते हैं? अजी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और वेल्ड होने वाली प्लेट को नेगेटिव से जोड़ते हो, तो वेल्ड पहले से गहरा होगा, यानी मजबूत होगा। और यदि आप इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और मेटल प्लेट को पॉजिटिव कर देते हो, तो वेल्डिंग की रफ्तार पहले से तेज हो जाएगी, यानी वेल्डिंग रॉड जल्दी जल्दी पिघलकर वेल्ड करने का काम पूरा कर देगी। तो भैया आर्क वेल्डिंग में कितने तरह की रॉड इस्तेमाल की जाती हैं? ज्यादातर वेल्डिंग रॉड मार्केट में नंबर के आधार पर मिलती हैं, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 18, 24, वैसे 8 नंबर की भी आती है। आप वेल्डिंग का सामान रखने वाली किसी भी दुकान से जाकर नंबर बताकर बड़ी आसानी से सामान खरीद सकते हो। अब आता है सवाल, इन नंबर्स का मतलब क्या है? देखो वेल्डिंग बॉक्स पर कुछ इस तरह का नंबर लिखा होता है, जैसे E60 110, जिसमें E का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रोड है। अगले 2 नंबर यानी 60 का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड के द्वारा किए गए वेल्ड को टूटने से पहले कितना दबाव या खिंचाव झेलने के लिए बनाया गया है, और ये हमेशा 1000 का मल्टीपल होगा, यानी इस इलेक्ट्रोड से किए गए वेल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 × 1000 PSI होगी। PSI का मतलब पर स्क्वायर इंच। अगले नंबर यानी इस केस में 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रोड को किस पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 1 का मतलब है कि आप इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, वर्टिकल प्लेट पर, ओवरहेड या कर्व्ड प्लेट पर। 2 का मतलब है कि इलेक्ट्रोड सिर्फ फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही इस्तेमाल होगी, और 4 का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोड फ्लैट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या ओवरहेड पोजीशन में भी इस्तेमाल की जा सकती है, पर ये बेंड सरफेस पर इस्तेमाल नहीं होगी। और लास्ट के 2 नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पर किस तरह के मटेरियल की कोटिंग की गई है और इस इलेक्ट्रोड को किस तरह के करंट पर चलाना चाहिए, यानी
डीसी या एसी। अब आप पूछोगे मेरे से एक और सवाल कि वेल्डिंग रॉड पर वो सफेद सिल्वर ग्रे रंग का जो पाउडर चढ़ाया जाता है वो क्या काम करता है। किसी भी वेल्ड को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि वो वातावरण की हवा के साथ रिएक्शन ना कर पाए, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोड पिघलती है तो ये ग्रे रंग का पाउडर वेल्ड के ऊपर एक सुरक्षा परत बना देता है और वेल्ड खराब होने से बचता है। अगर ये सुरक्षा परत ना हो तो वेल्ड की क्वालिटी खराब और उसके द्वारा बनाया गया जोड़ कमजोर होगा। तो आखिर कैसे होती है वेल्डिंग? सबसे पहले जरूरत के हिसाब से अपने कनेक्शन कर लो, फिर बचाओ आंखों को और लगाओ उस पर काला चश्मा, स्पेशल वाला काला चश्मा जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर पूरा फेस कवर कर लो और उसके बाद पहनो ग्लव्स ताकि कोई पिघला हुआ मेटल हाथ पर छिटक के ना गिरे। अब मशीन को चालू करने के बाद किसी टेस्ट पीस पर इलेक्ट्रोड को रगड़कर कनेक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर सब कुछ ओके है तो बस वेल्ड होने वाली मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रोड को टच करके 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा लो और अब बनेगा इलेक्ट्रोड और मेटल प्लेट के बीच में एक आर्क जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और तुरंत ही मेटल प्लेट और वेल्डिंग रोड पिघलकर एक परमानेंट जॉइंट का रूप ले लेती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 200 एम्पियर का करंट होते हुए भी जो डीसी या एसी कोई भी हो सकता है, वेल्ड करने वाले को बिजली का झटका क्यों नहीं लगता? देखो इस चीज के दो कारण हैं। पहला, करंट एक नंबर का छटा हुआ नालायक निखट्टू है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। अब करंट के लिए सबसे आसान रास्ता है मेटल की प्लेट जो कि एक बढ़िया कंडक्टर है, जबकि हमारा शरीर अच्छा कंडक्टर नहीं है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा शरीर इंसुलेटर है, बल्कि एक मेटल के कंपैरिजन में हमारा शरीर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब जो मैंने बोला चलो उसे साबित करते हैं। ये देखो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से का रेजिस्टेंस और ये है करंट की वो वैल्यूज जो करंट से होने वाली हल्की फुल्की गुदगुदी से लेकर अर्थी का जुगाड़ कर सकती है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के ये 3 इडियट यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये हमेशा एक साथ ही मिलेंगे। कहीं भी हो, कुछ भी गड़बड़ हो, ये तीनों आपको जरूर मिलेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये तीनों कर क्या रहे हैं। एक उदाहरण के लिए मान लो कि वेल्डिंग मशीन 40 वोल्ट पर काम कर रही है। हाँ जी, वेल्डिंग मशीन की आउटपुट वोल्टेज बहुत कम होती है। मान लेते हैं कि आप अपने हाथ से मेटल प्लेट को छू रहे हो, तो अब पता करते हैं कि हमारा हाथ करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो टेबल के हिसाब से हमारा हाथ 40,000 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब वोल्टेज तो है 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 40,000 ओम, तो थोड़ा सा मैथ का सहारा लेके जो करंट की वैल्यू निकलती है वो है 0.001 एम्पियर। अब अगर इस करंट की वैल्यू को हम टेबल में देखें तो भैया इससे तो गुदगुदी भी ना होने वाली। तो अगर ऊपर के सैर सपाटे पे जाने की प्लानिंग चल रही है तो कोई नया तरीका ढूंढो, इससे कुछ ना होता तो बिजली के झटके खाने के लिए वोल्टेज बढ़ानी ही होगी, क्योंकि करंट को जो कि चार्जेस की मूवमेंट से बनता है सिर्फ वोल्टेज ही धक्का देके चला सकती है। अब जानते हैं अलग अलग तरह के वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। तो गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और रही बात आर्क वेल्डिंग की तो वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम और लेजर वेल्डिंग पर। तो जी इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दोनों प्लेट के उस हिस्से पर मारा जाता है जहां हमें जॉइंट बनाना है और इलेक्ट्रॉन की जबरदस्त वेलोसिटी के कारण मेटल प्लेट तुरंत पिघलकर आपस में फ्यूज हो जाती हैं और ऐसे मिलता है हमें एक वेल्ड। अब अगर यही सेम काम हम एक लेजर गन की सहायता से करें तो इसे लेजर वेल्डिंग बोलते हैं। बस फर्क इतना है कि इस लेजर वेल्डिंग में हम एक फीडर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फीडर वायर वेल्ड करते समय खाली जगह को भरने के काम आती है। इससे वेल्ड भी मजबूत रहता है। फीडर वायर को हम TIG और MIG में भी इस्तेमाल करते हैं। अब आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो जी इसमें दो मेटल प्लेट को या फिर ऐसी दो चीजों को जिनको आपस में वेल्ड करना है उन्हें बहुत तेज रफ्तार में आपस में रगड़ा जाता है, या फिर किसी एक पीस को स्टेशनरी रखकर दूसरे पीस को उसके ऊपर रगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और यही तापमान इन दोनों धातुओं को इनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले एक दूसरे में फ्यूज कर देता है और इसी को फ्रिक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। अब आता है कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। तो कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में प्रेशर की सहायता से दो मेटल्स को एक दूसरे में फ्यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अंडर वाटर वेल्डिंग के बारे में। तो इसे हाइपरबैरिक वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें वाटर प्रूफ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शिप्स या ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स जिनको पानी से बाहर निकालना संभव ना हो उन्हें रिपेयर किया जाता है और एक वेल्डर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गियर पहनकर ही ये काम कर सकता है। अब क्योंकि आप पानी के नीचे हो और आपका सारा मशीन पानी के बाहर है, इसलिए वायरलेस तरीके से आप मशीन ऑपरेटर के हमेशा संपर्क में रहते हो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो बिजली की सप्लाई को तुरंत काटा जा सके और आपको बचाया जा सके। बाकी ये अपने आप में बहुत ही गहरा टॉपिक है। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर अलग
अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मजेदार चीज। तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड मशीन डिजाइन एक्सपर्ट, मैंने भी अपने लिए वेल्डिंग से कुछ बनाया है जो मैं इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। बात थी लॉकडाउन की, सब कुछ बंद हो चुका था और घर में पड़े रहने के कारण मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मुझे महसूस हुई जरूरत वर्कआउट की। अब जिम तो बंद थे तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खुद का जिम घर पे ही बना ले। इसलिए मैंने एक वेल्डिंग मशीन खरीद ली और फिर घर में रखे हुए स्क्रैप के लोहे से अपने लिए ये बना डाला। तो ये है मेरा घर पर वर्कआउट करने का सस्ता जुगाड़। मजे की बात बताऊं, ये सारी रिसर्च मैंने वेल्डिंग मशीन को खरीदने से पहले की थी और उसके बाद मैंने किया प्रैक्टिकल। और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज्ञान को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ ना कुछ करते रहो, ज्ञान को इस्तेमाल करते रहो, नई नई चीजों पे हाथ आजमाते रहो, क्योंकि विज्ञान आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।